नमस्कार मित्रों आजकल जब भी लोक साहित्य की या लोक संस्कृति की चर्चा होती है तो उससे सामान्य जन जो अपने आप को बड़ा इलीट क्लास का समझते हैं, प्रबुद्ध वर्ग का समझते हैं, कई बार अपने आप को अलग करना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि लोक साहित्य जो है ये असली जो साहित्य की धाराएं हैं उनसे जुड़ा हुआ नहीं, हमारे अतीत से जुड़ा हुआ है और उसके बाद तुम बहुत आगे निकल गए। लेकिन यहाँ कुछ एक मामले हैं बड़े संवेदनशील जिनका ध्यान रखा जाना चाहिए। जो ऐसे टिप्पणियाँ करते हैं उनको इस बात का अधिकार दिया नहीं जा सकता कि वो उल्टी सीधी बात करें लोक साहित्य के बारे में। मैं इस बारे में देवेंद्र सत्यार्थी का जिक्र करना चाहूँगा। देवेंद्र सत्यार्थी क्या थे उनको समझना आसान नहीं है, लेकिन एक बात ज़रूर है कि उनके बारे में जो मोटे तौर पे बात समझ में आती है कि यदि देवेंद्र सत्यार्थी ना होते तो हिंदी, पंजाबी और उर्दू भाषा में जो लोक गीतों का जो संग्रह है वो कोई भी ना दे पाता। उस व्यक्ति ने गांव-गांव जाकर जो संकलन तैयार किए, जो औरतों को विलाप करती हुई औरतों के साथ एक औरत की तरह बैठकर उनका विलाप का एक एक शब्द जो है वो नोट किया और इस तरह से विलाप गीतों का एक पूरा का पूरा एक शब्दकोश और संदर्भ ग्रंथ उसने तैयार किया। ऐसे व्यक्ति को आप कैसे भूल जाएंगे। और साहित्य की मुख्य धारा में भी उनकी चर्चा होती रही। देवेंद्र सत्यार्थी के बिना चीज़ों को पूरी तरह समझ पाना, आंचलिक साहित्य को और लोक साहित्य को, यह संभव ही नहीं है। हरियाणवी में एक नाम मैं आपको ज़रूर, बहुत सारे नाम हैं वैसे तो जिन्होंने शोध कार्य विशेष रूप से किया है, लेकिन देवी शंकर प्रभाकर, मैंने उनकी शोध प्रक्रिया को नज़दीक से देखा है। देवी शंकर प्रभाकर पानीपत के गांव में जाकर कई लोकगीतों का अध्ययन करते रहे हैं। अब तो वो नहीं हैं, उनको ईश्वर अपने चरणों में ही रखें और यदि उनका कोई रूप बन के आता है तो उसका स्वागत है। लेकिन मैं आपको एक प्रवृत्ति की बात करता हूँ और इतिहास से किस तरह लोक साहित्य का संबंध होता है इस बारे में बात करता हूँ। एक बार उनका पानीपत के क्षेत्र से फ़ोन आया, तो तब वो शायद वहाँ ज़िला लोक संपर्क अधिकारी थे आसपास के क्षेत्र में, करनाल में या वहाँ पानीपत में, मुझे याद नहीं है, बहुत पुरानी बात हो गई। तो वहाँ से फ़ोन आया कि त्रिखा भाई, एक बड़ी आश्चर्यजनक बात यह है कि यहाँ जो लोकगीत मैंने देखे हैं उन लोकगीतों में पानीपत के जो युद्ध हुआ था उसमें सदाशिव राव भाऊ की वीरता के जो यशोगान हैं वो एक लोकगीतों में शामिल है। यहाँ के लोकगीतों में यहाँ के गांव के लोग सदाशिव राव भाऊ की वीरता के किस्से अपनी स्थानीय भाषाओं में बयान करते हैं, गाते हैं। और ये जो यशोगान है ये बड़ा अद्भुत होता है और ये हमें बताता है कि साहित्य का हमारे अतीत से कितना स्वर्णिम सुनहरी रिश्ता है। इस बात को हम कैसे भूल जाएं। और यदि वो लोग अगर उसकी वीरता का बखान लोकगीतों में न करते लोक साहित्य वाले, तो निश्चित रूप से हम सदाशिव राव भाऊ के वो जो वीरता वाला पक्ष है उसको तो बिल्कुल हम इग्नोर ही कर देते। हम केवल इतिहास के चार जो हैं ईस्वी सन फलां और इसके बाद उल्लेख, लड़ाई किन के बारे में, किन के बीच में हुई, इसका उल्लेख करके हम लोग मस्त हो जाते। लेकिन ये चीज़ें शोध परख होती हैं और मैं ये बात दावे से कह सकता हूँ कि हरियाणवी गीतों के, लोकगीतों के संकलन में जो भूमिका देवी शंकर प्रभाकर ने की वो अन्यत्र दुर्लभ है। और मैं देवेंद्र सत्यार्थी की जब बात करता हूँ तो उनकी मैंने आपको बताया कि कैसे वो गांव की औरतों के पास बैठकर एक एक शब्द नोट करते थे और उनको मनाते थे कि एक बार वो तो सुना दो जो तुमने वहाँ गाया था, एक बार वो विलाप गीत तो सुना दो जो तुमने फलां व्यक्ति के जाने पे, मरने पे लिखा था। तो ये सारी चीज़ें इतिहास के संदर्भ से भी जोड़ती हैं। इसका मर्म समझने की ज़रूरत है। और देवेंद्र सत्यार्थी एक बात कहा करते थे, मेरे उनसे निजी संबंध भी बहुत करीबी थे, क्योंकि मैं लगभग आधा दशक तक अस्पतालों में भी रहा, तो वहाँ एक ही व्यक्ति होता था जो मेरे पास आकर बैठ जाया करता था और बहुत सारी ढेरों बातें करके मेरा भी
जो नैराश्य था मुझे उससे उबारता, और उसके बाद उसकी जेब में बिल्कुल टैगोर की शक्ल, लोग कहते थे कि जानबूझकर टैगोर ही बना फिरता है, कि वही वेशभूषा, गले में एक थैला और थैले में बहुत सारी कूचियाँ, कूचियों के साथ साथ रंग वाली स्याहियाँ, और कागज़ों का एक गत्ते पे एक कागज़ों का एक लेके पूरा का पूरा रिम उसको अपने थैले पे ठूस लेते थे, और जहाँ कहीं वक्त मिलता वो निरंतर लिखने बैठ जाते थे, और जो कुछ देख कर आते थे, जो सुन के आते थे, उसको साथ साथ उसको कलम बंद कर लेते थे। ये एक साधना होती है मित्रों, ये साधना सभी के बस का रोग नहीं है। और एक बार मुझे इनके घर जाने का अवसर मिला तो इनकी पत्नी ने एक बात बताई, मुझे बड़ा आश्चर्य भी हुआ। और लेकिन बाद में कुछ लोगों ने कहा कि ये उसका मजाक उड़ाने के लिए बात गढ़ी गई थी, लेकिन मैं तो उनके मुंह से सुन के आया था, उनके जीवन संगिनी के। कहते कि एक बार ये बाहर से देर से आए, हम लोग कई बार सब्ज़ी बनाते थे, कई बार इनके लिए नहीं बनाते थे कि पता नहीं आना है कि नहीं आना, कहाँ श्रीमान जी बैठ गए होंगे। तो आ गए, कहने लगे रोटी क्या बनी है, मुझे भोजन कराओ, बहुत भूख लगी है। तो मैंने इनको एक कटोरी दी, कुछ पैसे उसमें डाले, और जाके कहा कि आप मोड़ वाले हलवाई से आप दही ले आओ, तब तक मैं चपातियाँ उतार देती हूँ। अब श्रीमान जी मोड़ वाले हलवाई के पास गए। हलवाई के पास दो चार ग्राहक और खड़े थे। इन्होंने वो समय भी जो है उसको भी व्यर्थ में जाने दे। ये कैसे हो सकता है, देवेंद्र सत्यार्थी जो बातें उसके दिमाग में खलबली मचा रही, उनको बिना वो कलम बंद किए रह जाए। इन्होंने कटोरा साथ में साइड में रख दिया और देखा भी ये ग्राहक निपटा ले, तब तक मैं कुछ लिख लेता हूँ, जो कुछ आज मैंने सुना देखा, जो जो मैंने अपनी स्मृतियों के पटल पर कैद किया, वो सारा का सारा कलम बंद कर लेता हूँ। और तब तक ये दुकानदार भी फ्री हो जाएगा, मैं दही लेके घर चला जाऊँगा, चपातियाँ बन जाएंगी, जाके पेट भर के खाऊँगा। अब उसी भी लगन में लगे हुए श्रीमान जी नीचे ही ज़मीन पे बैठ गए। सामने वो गत्ता रख लिया जिसके ऊपर 7 कागज़ चिपके हुए थे, और साथ में अपने और कलर्ड जो उनके पास रंगदार जो निब वाले पेन होते थे वो निकाल लिए, और अपने ही ढंग से लेखन जो है, जो भी दिन भर में पढ़ा सुना, उसको कलमबंद करना आरम्भ कर दिया। और इतने डूब गए कि महाराज जी को पता ही नहीं चला कि ये क्या हो रहा है। और तब तक बहुत सारे, एक तो वो वेशभूषा ऐसी थी, तब तक बहुत सारे लोगों ने समझा कि ये कोई फ़कीर है, जिसके पास जो भी सिक्के बचे होते थे सारे के सारे इनके कटोरे में डाल जाता था। ये समझ कर कोई फ़कीर है, कोई मस्त आदमी है, और अपना लगा हुआ है, मांग भी नहीं रहा किसी से, इसलिए धर्म का एक फ़र्ज़ बनता है कुछ ना कुछ दे दिया जाए। और जब देर लग गई, 1 घंटे के बाद श्रीमान जी को होश आया कि मैं तो आया था दही लेने। फिर ये उठे, कागज़ पत्र अपने फिर तो झोले में डाले और घर चले गए। तब तक हलवाई भी अपनी दही दुही ख़त्म कर बैठा था। तो घर गए तो घरवाली ने मजाक से पूछा श्रीमती सत्यार्थी ने कि क्यों जी, दही ले आए? आप दही लेने गए थे, आपको याद है? कहने लगे हाँ, दही तो नहीं लाया, पर तेरे लिए 4-6 दिन के राशन के पैसे ज़रूर ले आया हूँ। बड़ी हैरान हुई कि राशन के पैसे आप लेकर आए। इन्होंने कटोरे को ऐसा किया, उसमें सिक्के और कुछ नोट मिले। तो कहने लगे ये कहाँ से लाए? तो उन्होंने सारी अपनी जो व्यथा कथा थी सारी बता दी कि मैं तो मस्त हो गया लिखने में। तो ऐसे फक्कड़ आदमी थे, फ़कीर, जो पूरी तरह से मस्त हो जाते थे लेखन और शोध को अपने ढंग से शब्दों में पिरोने में। और ये मित्रों, ये साधना सबके बस का रोग नहीं होती। और उस शख्स ने उपन्यास के क्षेत्र में, लोक साहित्य के क्षेत्र में जो कुछ हमारे भारतीय साहित्य को दिया है वो अद्भुत है। कभी मौका मिले तो उसका विवरण ही देख डालिए, बाकी तो आपके बस का या मेरे बस का रोग ही नहीं है उस आदमी को बहुत करीब से समझना पड़ना। शुक्रिया, धन्यवाद।